हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि DU बीएड एंड जामिया बीएड को मद्देनज़र रखते हुए साइंस की क्लासेस, थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। और इससे पहले एक जो हमने थ्योरी क्लास ली थी कल की वीडियो में, उसमें हमने जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी विशेषताओं पे चर्चा की थी कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा गलनांक, क्वथनांक, संघनन और भी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस करी थी। तो उसी वीडियो को आज आगे बढ़ाते हुए हम अन्य जो विशेषताएं होती हैं कणों की, जो अन्य जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसको लेकर उसको बारीकी से समझेंगे। और जितने भी कल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए थे वो आज की वीडियो में टोटली क्लियर हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर है आपका ख़त्म हो जाएगा। और इससे जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो दोस्तों, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो वॉच टिल द एंड एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके फिर मिस हो जाते हैं अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं या फिर लास्ट तक वीडियो नहीं देख पाते हैं। एंड लेट मी टेल यू वंस मोर दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ DU बीएड एंड जामिया बीएड। ठीक है, तो अच्छे से देखना, एक एक चीज़ों को आराम से समझना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे DU बीएड के एग्ज़ाम के लिहाज से या जामिया बीएड के लिहाज से जो फैक्ट होंगे वो आपको करवाते चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से DU बीएड प्लस जामिया बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं, प्लस उनके क्या भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके जो अभिलाक्षण गुण होते हैं, उन गुणों के अलावा जो एक्सेप्शंस होते हैं वो किन किन पोजीशन में, किन किन जगहों पे एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा और क्या कॉन्सेप्ट इसमें बन सकते हैं हमारे, उसको लेकर। तो देखिए, जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं और वो गति करते हैं, तो इसलिए पदार्थ के जो कण होते हैं उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, आप द्रव ले लीजिए कोई, तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर जो कण होते हैं उसके कण की जो गतिशीलता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जल के अंदर का जो स्पेस होता है, कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बढ़ जाता है। तो जब रिक्त स्थान बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके जो बीच गति होगी वो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपको मैं समझाना चाहूँ कि एक गिलास लीजिए पानी, उस पानी में आप 1 चम्मच नमक डालिए और फिर उसे मिलाइए। फिर उसके बाद अगर वो नमक पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, देन इसके बाद एक और चम्मच उसमें नमक डालिए और फिर मिलाइए। इस प्रकार देखिएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो जल होगा उसमें और ज़्यादा नमक नहीं मिल पाएगा। बट जब आप उसी जल को गर्म कर देंगे और देन उसके साथ एक और चम्मच मिलाएंगे तो वो भी चम्मच, वो नमक भी उसमें पूरा तरह से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है कि जब आप गर्म करते हैं किसी पदार्थ को तो उसका जो अंदर कण होते हैं, उसके अंदर जो कण होते हैं उनके बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाता है और उसमें जितनी भी चीज़ें ऐड की जाती है वो उन रिक्त स्थानों के साथ जाकर मिल जाती है और वो जो पूरा हमने सब्सटेंस मिलाया होता है उस जल में वो बढ़ मिल जाता है उसमें पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसलिए जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनके कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो बढ़ जाता है और उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर आप ये थर्ड पॉइंट देखिए कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस करा था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो टूटी से पानी निकलता है, उस पानी में जब हम उंगली डालते हैं वो एक धारा में गिर रहा होता है। जब हम उंगली डालते हैं फिर भी वो पानी की जो धारा है वो टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको गीले बाल वाला एग्जाम्पल देकर भी समझाया था कि पानी के जो कण होते हैं या फिर किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए जो टूटी से जल की धारा निकल रही होती है, जब हम उसमें हाथ डाल देते हैं तो भी वो जल की धारा क्या होती है, नहीं टूटती है। जो पानी होता है वो एक ही फ्लो में बहता रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और जो उनके कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं। इसके बाद आप ये ब्लैक डॉटेड पॉइंट ये देखिए कि पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा
ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो पदार्थ के जो कण होंगे उसके उनमें गतिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि उनके रिक्त स्थान कम होता है, इसीलिए वो ठोस होता है। ठीक है, इसके अलावा द्रव में मध्यम होता है, और जो गैसीय अवस्था होती है उसमें सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है उनके कणों के बीच, क्योंकि उनके कणों के बीच में ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, इसीलिए उनके कणों के बीच में संपीड़ितता भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कम है, तो आकर्षण भी ज़्यादा होगा, उनके कण पास पास ज़्यादा होंगे। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख कर आप समझ सकते हैं कि पहला आपका ठोस पदार्थ है, तो उनके जो कण हैं वो देखिए कि कितने पास पास कण हैं, और उनके जो कणों के बीच में आकर्षण बल होगा वो भी ज़्यादा होगा, जब भी जाके ये एक ठोस पदार्थ बन पाता है। इसके अलावा द्रव देखेंगे आप, तो द्रव के बीच में जो गैप होता है, रिक्त स्थान होता है इनके कणों के बीच में, वो ज़्यादा होता है, यानी कि मध्यम मान लीजिए। जो ठोस है एंड जो गैस है उन दोनों के कंपैरिजन में इनका स्थान मध्यम होता है। इसके अलावा गैस के जो कण होते हैं आप देख सकते हैं कि कितने दूर दूर होते हैं, एंड इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो कितना ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो गति कर सकते हैं, इनके गति करने का क्षेत्र भी ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए इनके गति का क्षेत्र ज़्यादा होता है और इनके कण जो हैं वो ज़्यादा गति कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ड्राइंग बनी हुई है, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किनके कणों के बीच में ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, किनके कणों के बीच में कम रिक्त स्थान होता है, किनके कण ज़्यादा गतिशील होते हैं एंड किस पदार्थ के कण कम गतिशील होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये है टॉपिक कि हमारा जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर को भी हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। हड्डियां और दांत ये ठोस अवस्था हो सकती है, रक्त और जल हमारा द्रव अवस्था होगा, और जो फेफड़ों में हवा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो आपकी गैसीय अवस्था हो जाएगी। इसके अलावा ठोस अवस्था की जो विशेषताएं थी वो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर ली थी। इसके बाद आप यहाँ से देखिए गलनांक। गलनांक जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसपे वस्तु गलने लगती है, तो मैंने कल बताया था कि जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 273 केल्विन, एंड 273 केल्विन को ही आप 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में जानते हैं। इसके अलावा फिर जो आपका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जो आपका पानी बॉयल होने लगता है उसका क्या टेम्परेचर होता है, तो 373 केल्विन, जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था। और अगर इसे सेल्सियस में देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो जल होता है वो गर्म होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ये ऊध्र्वपातन, जिसे हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। तो जो ये ऊध्र्वपातन होता है वो आपका कपूर और अमोनिया क्लोराइड में होता है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस करा था। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो वस्तु होती है, जो पदार्थ होता है वो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम ऊध्र्वपातन या सब्लिमेशन के रूप में जानते हैं। और इसका जो एक अच्छा उदाहरण है वो है आपका अमोनिया क्लोराइड या फिर कपूर। और ये क्वेश्चन आपका जामिया बीएड में लास्ट ईयर आया था, तो आप इसे ध्यान से रखिएगा, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ये है कि आपका जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी को आप शुष्क बर्फ़ के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है शुष्क बर्फ़ के रूप में किसे जाना जाता है, कौन सी गैस होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फिर ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कैसा इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, द्रव, गैस और ठोस के बीच में। ठीक है, जैसे कि द्रव को अगर गर्म करें तो उसका वाष्पीकरण होकर गैस बन जाएगा, और गैस को ही फिर हम संघनन के द्वारा द्रव में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा ठोस है, ठोस का सीधा गैस में परिवर्तन हो जाना ऊध्र्वपातन होता है, या फिर गैस का फिर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये ऊध्र्वपातन कहलाता है। फिर ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में बदल जाना संगलन होता है, और ठोस का जम जाना द्रव का जम जाना तो ठोस बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उन तीनों के बीच में रिलेशन को दिखाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है वो ये है उदाहरण। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसी कारण हमारे हाथ पर शीतलता महसूस होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर तुम्हारे हाथ पर एसीटोन डाल दिया जाए तो आपका जो हाथ होता है वो ठंडा क्यों महसूस होने लगता है, उस जगह पे ऐसी क्या क्रिया होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है आपके हाथ से वो ऊपर उड़ जाती है, गैस के रूप में बदल जाती है, इसलिए आपके वहाँ पे ठंडा ठंडा लगने लगता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ये है जो फैक्ट है आपका, गर्मी में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 9th क्लास की एनसीईआरटी से हैं, तो 9th क्लास के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ये फैक्ट आपको
याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन फैक्ट हैं। तो जैसी बात है, ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कि गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़े जो पसीना होता है उनको जल्दी सोखते हैं, उनका वाष्पीकरण जल्दी कर देते हैं, तो इसीलिए हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसलिए हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, सूती बनियान पहनते हैं। इसके अलावा गर्मियों में अक्सर लोग ज़मीन पर पानी छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन होती है वो गर्म होती है। ज़मीन पर फिर जब हम पानी छिड़कते हैं तो जो गर्म ऊष्मा होती है वो ऊपर निकल जाती है, और जो ज़मीन होती है वो ठंडी हो जाती है, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा एक मटके वाला भी होता है कि गर्मियों में मटके में ठंडा पानी क्यों होता है, तो वो भी वाष्पीकरण का ही एक उदाहरण है। तो इस तरह से ये चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है वो जामिया बीएड के लिहाज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन में आपके फैक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी आपका सजेशन हो सकता है, लाइक और क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जाए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद। गुड नाइट।